हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 19th मार्च। चलिए देखते हैं आज क्या है। एक तो पेज वन पे था ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ही। श्रीलंका ने कहा है कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट अस, मतलब वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम। और इंडिया ने कहा ऐसा कुछ हमने भी कमिट नहीं किया है, तो उसमें भी कुछ देखने वाला नहीं है। प्रीलिम्स वाले बस ये ज़रूर देखिएगा कि यूएनएचआरसी जो हमने डिस्कस किया था कि क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे वो बना है क्या नहीं, कितने मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर है या नहीं, जो हमने देखा था ऑलरेडी वो ही थोड़ा ब्रशअप कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे आ सकता है कुछ भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में। मेंस के लिए तब हम बाद में देखेंगे, अभी एक बारी हम वोटिंग होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा हमने किया है या नहीं किया। उसके बाद एक पेज वन पे था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हमने लेक्चर बना चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या क्या नहीं है। उसी को थोड़ा सा ब्रशअप कीजिएगा क्योंकि कोर्ट ने इसकी डेट रखी है इसको रिव्यू करने के लिए। थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए मैं बता देता हूँ, फाइनेंस एक्ट 2017 में आया था ये। उसके बाद एग्जेम्प्ट है वो डिस्क्लोजर से। 7.5% का जो कैप हुआ करता था नेट प्रॉफिट पे, वो भी हटा दिया गया था। और इनकम टैक्स से भी एग्जेम्प्टेड है ये, अगर आप उनको डोनेट करते हो तो सबसे बड़ी याद रखिएगा, जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऑलरेडी जो बना रखा है, उससे ज़्यादा अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है क्या नहीं उसको उससे ज़्यादा नहीं देखना है। थोड़ा सा ये पॉइंट नोट कीजिएगा, जब मेंस में आएगा। प्रीलिम्स वाले तो उतना ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है क्या नहीं वो ही देखिएगा, अच्छी तरह देखिएगा। जो ऑलरेडी हम नोट्स में बना चुके हैं, हमने ऑलमोस्ट नहीं कहूँगा 100%, हमने बहुत सक्सेसफुली हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कवर किया है। उससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। मेंस वाले क्या है, थोड़ा सा हमें इसको पॉइंट्स ऐड करते रहने पड़ेंगे। जैसे आज इस बार हम कर सकते हैं कि आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये बहुत बड़ा वेन्यू बन गया है शेल कॉरपोरेशंस का। या तो अपनी इलिसिट मनी वो कर सकते हैं या ब्राइब कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, या उनके यहाँ अपनी इलिसिट मनी पार्क कर सकते हैं कि भैया जब जरूरत होगी तब वापस ले लेंगे। तो इस वजह से याद रखिएगा कि हम जो नोट जहाँ अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बनाया है उसके आगे एक दो पेजेस छोड़ दीजिए, ताकि अब जब ये हियरिंग चलेगी हमें जो जो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे हम उसको ऐड करते रहेंगे। मेंस में डेफिनेटली क्वेश्चन इज गोइंग टू कम, तो हमें डेली पॉइंट्स ऐड करने हैं क्योंकि आपने देखे होंगे द केस जो है मार्च 24 को हियरिंग है। उसके बाद ये कुछ दिन चलेगा, जो जो हमें पॉइंट्स ऐड करते रहने पड़ेंगे, हम अपने क्वेश्चन को आंसर को स्ट्रक्चर करते रहेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा इसमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स वाले बस जितना हमने नोट बनाया था, जैसे हमने बताया था कि 2017 एक्ट में आया था। अगर नहीं बताया तो याद रखिएगा, फाइनेंस एक्ट आई थी 2017 की। उसके बाद से जो हमने पॉइंट्स किए थे 7.5% और बहुत सारी डिटेल्स हमने और डिस्कस की थी, तो वो अच्छी तरह उसको ब्रशअप कीजिएगा क्योंकि आ सकता है प्रीलिम्स में इस बार क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं पेज 1 and 10 पे न्यू डेली इसका स्क्रैप पॉलिसी का था। तो पहले से थोड़ा सा इसका नोट देखिए कि गवर्नमेंट ने कहा है कि न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी जो लेके आएंगे हम, तो वो रिड्यूस करेगी पॉल्यूशन, इंप्रूव करेगी फ्यूल एफिशिएंसी, इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन। ये भी हम सारा का सारा पढ़ेंगे नोट्स में। पहले इस पेज पे क्या था ये देखते हैं थोड़ा सा, क्या है ये पॉलिसी। इसमें क्या है कि फिटनेस टेस्ट कराना होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स जो प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल्स हैं, और 15 ईयर्स जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं। फिटनेस टेस्ट इज मैंडेटरी, ये याद रखिएगा, मैंडेटरी है। बट स्क्रैपिंग पॉलिसी, जो स्क्रैपिंग कराना अपनी गाड़ी की करानी है या नहीं करानी, देखिए 20 साल हो गए आपकी गाड़ी को, उसके बाद उसको आप स्क्रैपिंग सेंटर भेजें या ना भेजें, वो वॉलंटरीली होगा। आपका मैंडेटरी ज़रूर होगा फिटनेस टेस्ट कराना। उसके बाद फिटनेस टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो ठीक है, आप चलाते रहिए। आप दोबारा आरसी अपनी रिन्यू कराइए, चार्जेस दीजिए, ग्रीन टैक्स दीजिए, उसके बाद आप अपनी गाड़ी चलाते रहिए। बट अगर इन केस आपकी गाड़ी फेल हो जाती है तो उसकी स्क्रैपिंग कराना वो वॉलंटरीली है। आप हो सकते हैं भैया नहीं, मेरी तो मेरे को इससे प्यार है, मैं घर में खड़ी रखूंगा गाड़ी, रोड पे नहीं चला पाओगे आप, वो अलग बात है, बट अपने घर पे रख लोगे। बट स्क्रैपिंग याद रखिएगा, फिटनेस टेस्ट मैंडेटरी होगा, स्क्रैपिंग कराना वॉलंटरी होगा। एनी व्हीकल दैट फेल जो होगी एंड डज नॉट मैनेज रेन्यूअल ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मे बी डिक्लेयर्ड, उनको बोल देंगे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। ऑल जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं और दोज ओन्ड बाय पीएसयूज विल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 15 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट व्हीकल्स जो हैं वो मैंडेटरी हो जाएगा उनके लिए 2022 से। और हैवी जो व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, उनके लिए हो जाएगा 2023 से स्टार्ट। और अदर कैटेगरीज जिसमें पर्सनल व्हीकल्स भी आ जाती हैं, कुछ भी आ जाता है, वो हो जाएगा फेज वाइज होगा जून 1 2024 से। ठीक है, तो मतलब ये करंट पॉलिसी, मतलब ये नहीं सोचिएगा कि इसी साल से शुरू हो जाएगा। ये 2022, 23, 24, 22 गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए, 23 कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, और 24 प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। और कुछ इंसेंटिव्स भी कहे हैं, उन्होंने एडवाइस किया स्टेट्स को कि आप 25% रिबेट दीजिएगा रोड टैक्स में, आपने देखा होगा रोड टैक्स लगता है, और 15% दीजिए कमर्शियल व्हीकल्स को। द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर की वेवर करेंगे हम रजिस्ट्रेशन फीस ऑन द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल्स। और उन्होंने एडवाइजरी भी दी है, मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी दी है स्टेट्स को भी और अपने ऑटो मेकर्स को भी, कि वो 5% रिबेट दें
जो न्यू न्यू व्हीकल परचेज करेगा अगर आपको स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाता है तो। अब इतना सा पढ़ लेना से कुछ नहीं होगा। अब आपने आंसर कैसे फ्रेम करना है अगर वो मेंस में आता है। देखिए ये जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं ये प्रीलिम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए कि क्या क्या उन्होंने कहा है कि क्या मैंडेटरी है। 20 ईयर्स है मैंडेटरी प्राइवेटली के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 साल है। उसके बाद वॉलेंट्री होगा, आपको स्क्रैपिंग करानी है या नहीं करानी अगर आप फिटनेस टेस्ट में फेल होते हैं। अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको आरसी रिन्यू करानी पड़ेगी। और कौन कौन सी तारीखें रखी गई हैं 2022 गवर्नमेंट के लिए, 2023 कमर्शियल के लिए और 2024 प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। उसके बाद से ये उनका शुरू होगा, अभी से शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो एडवाइजरी है ये आप जो दी है मैंने, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एडवाइजरीज हैं ये मेंस वालों के लिए ज़रूरी है कि एडवाइजरी क्या दी है उन्होंने स्टेट्स को। तो ये हम अपने बेनिफिट्स में लिख सकते हैं कि कैसे इसको और क्लियर बना सकते हैं कि और ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो आएँ और वो ये स्कीम में पार्ट लें, कि स्क्रैपिंग कराएं। ठीक है, स्क्रैपिंग क्योंकि वॉलंटरी है, कैसे उनको कहें कि आप आइए, अगर आपका फिटनेस टेस्ट फेल हो रहा है, चलिए आप रोड पे नहीं चला सकते तो आइए उसको आप इसको स्क्रैपिंग कराइए, तो उसको आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। बट इतना ही हमारे सॉरी मेंस के लिए इतना वो नहीं रहेगा, हमें थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। वो देखते हैं हम कैसे करेंगे स्ट्रक्चर। देखिए हमें कैसे लिखना होगा कि 2015 में अगर कभी आता है कि पॉल्यूशन लेवल को लेके या व्हीकल्स को लेके या जो इतने व्हीकल्स पॉल्यूशन फैला रहे हैं, पॉल्यूशन को लेके हम गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि देखिए 2015 में एनजीटी, क्योंकि हमें थोड़ा बैकग्राउंड भी देना पड़ता है, आसपास की चीज़ों को इकट्ठा भी करना पड़ता है। आप ये नहीं सिर्फ व्हीकल्स पे आए तो सिर्फ व्हीकल्स पे जो अभी ये स्क्रैपिंग पॉलिसी सिर्फ उसी के बारे में लिखेंगे। अगर स्क्रैपिंग पॉलिसी का भी आता है तब भी आपको ये बैकग्राउंड देना होगा कि 2015 में एनजीटी ने बार की थी डीजल व्हीकल्स जो 10 साल से पुरानी है, दिल्ली एनसीआर रोड्स पे नहीं चलेंगी वो। उसके बाद द गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की थी स्क्रैपेज पॉलिसी फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट व्हीकल्स जो 15 साल से पुरानी है, ऑन जनवरी 25 2020 द पॉलिसी विल कम, हमने देख लिया 2022 से आएगी। तीसरा हम कहेंगे कि आईआईटी बॉम्बे ने जब मल्टी सिटी स्टडी की थी 2014 में, ये फैक्ट्स देना बहुत ज़रूरी होता है, तो अच्छी तरह याद करिएगा। जितने मैं दे रहा हूँ मैं बहुत, आप ये देखिए अगर 100 हैं तो मैं उनमें से 3 निकाल के ला रहा हूँ सिर्फ इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, थोड़े नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये देखिएगा, थर्ड उन्होंने कहा था आईआईटी बॉम्बे ने जब उन्होंने मल्टी सिटी स्टडी की थी कि प्री 2000 व्हीकल्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल 70% ऑफ टोटल पोल्यूशन लोड जो है व्हीकल्स का, उसमें से 70% प्री 2005 व्हीकल्स हैं। तो स्क्रैपेज पॉलिसी जो है विल बी अ शॉट इन आर्म फॉर दीज पोल्यूटिंग व्हीकल्स। बेनिफिट्स क्या होंगे स्क्रैप पॉलिसी के, वो अभी हमने उस नोट्स में देखे थे, बट वो इतना सा लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। अगर मेंस में लिखना होगा उसको प्रीलिम्स के लिए याद कर सकते हैं, बट मेंस में हमें प्रॉपर लिखना होगा कि एक तो मासिव अपॉर्चुनिटी होगी फॉर प्लेयर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में होगा, क्योंकि स्क्रैपिंग से उनको बहुत अच्छा स्टील मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा एंड बूस्ट होगी उनकी इंडस्ट्री। और वो कहते हैं कि अगर ये अचीव हो गया तो बीई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, उसके एस्टिमेट से है कि 22.97 मिलियन टन्स ऑफ फ्यूल डिमांड हमारी खत्म हो जाएगी अगर ये पॉलिसी आ जाती है बाय 2025। तो इससे हमें क्या होगा, हम ऑयल इंपोर्ट को सेव कर सकते हैं और उससे एसोसिएटेड कॉस्ट भी। थर्ड हम कहेंगे कि इंडिया की जो देखिए आपको ना जोड़ना पड़ता है। अब स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी तो आपको ये कनेक्ट करने पड़ेंगे डॉट्स कि कैसे हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएं। तो ये हमारी इंडिया की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी पूरी करेगा जो हम पेरिस एग्रीमेंट ऑन सॉरी पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज में हमने नेशनल टारगेट्स किया है कि हम रिड्यूस करेंगे एमिशंस, उसमें भी हेल्प करेगा। इंक्रीज करेगा टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, क्यों, अगर पुरानी व्हीकल्स खत्म हो जाएंगी तो लोग नहीं लेंगे, उससे टैक्स आएगा, तो इसलिए हमारे इंक्रीज होगा रेवेन्यू गवर्नमेंट का। कंसर्न क्या है, क्योंकि आपको पता है अगर स्क्रैपेज गलत ढंग से होगी तो उसमें से मर्करी भी निकलेगा, क्रोमोनियम भी निकलेगा, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स भी निकल सकते हैं एनवायरनमेंट में जो ज़्यादा नुकसान हो। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिलीज़ की थी रिपोर्ट, ये याद रखिएगा प्रीलिम्स वाले, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, एक एनजीओ टाइप है ये। उन्होंने कहा था कि कैसे हम ओल्ड व्हीकल्स के साथ डील करें, तो उन्होंने कहा था कि एक सेपरेट एफर्ट होना चाहिए जिसमें हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे कि जो कलेक्ट करेगा कार को फॉर स्क्रैपिंग, ठीक है, उसके लिए लीगली बाइंडिंग रूल्स होने चाहिए कि कैसे उसको स्क्रैपिंग करनी है, कैसे नहीं, क्या मशीन्स यूज़ करनी होंगी, क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए। और जो स्क्रैपिंग हम स्कीम है उसको अगर हमें इफेक्टिव बनाना है तो हमें ये इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि अगर वो ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करा दें तो उसकी जगह पेट्रोलियम या डीजल व्हीकल्स ना ले उनको, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहिए। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फ्रेम अ पॉलिसी टू रिड्यूस द परचेजिंग ऑफ ट्रेडिशनल पेट्रोलियम पावर्ड व्हीकल्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या था, ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया, इतना लिखेंगे, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है जितना मैंने बताया।
पेज 3 पे था, देखिए अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा फ्री स्पीच पे, श्रेया सिंघल का केस पे, 124A पे, जैसे हमने डिस्कस किए थे सारे के सारे कि गवर्नमेंट की हमने सारा फ्री स्पीच के ऊपर बहुत अच्छे लेक्चर्स हमने बनाए थे। जब हमने कहा था कि इतना आंसर लिखेंगे बहुत है, तो उसमें एक एग्जांपल दे सके कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो अरविंद सुब्रमण्यम में भी अशोका यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कॉलमनिस्ट हैं प्रताप भानु, उन्होंने रिज़ाइन किया है। सबको पता है उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया है, क्या प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, अशोका यूनिवर्सिटी वालों ने क्या क्रिएट किया गवर्नमेंट से फेवर लेने की वजह से। उतना पढ़ने की, उतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आप रीसेंट केसेस दे सकते हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम का दे सकते हैं, प्रताप भानु मेहता का देख सकते हैं, जो उन्होंने रिज़ाइन किया है यूनिवर्सिटी से जस्ट बिकॉज कि वो एक कॉलमनिस्ट थे और वो फ्री स्पीच को प्रमोट करते थे। तो फ्री स्पीच के ऊपर आप इतना लिख सकते हैं। जैसे कल आपने देखा होगा हमने देखा था कि जो अमेरिका की रिपोर्ट थी कि हम इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यू डाउन करिए। हमने डेमोक्रेटिक में हमें अपने को स्टैंड करना है, बट वहाँ ये पॉइंट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसे कनेक्ट कीजिएगा, जितना मैंने आपको बताया पुराने लेक्चर्स में उनके साथ ये 2 और जोड़ दीजिएगा, थोड़ा पैराज इनको दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा आपका आंसर। उस वक्त पेज 6 पे था, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ये लोकायुक्त या युक्त है, लोकपाल है, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉल्स केसेस भी आते रहते हैं, तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि बिहार असेंबली एक बिल लेके आई है, पास भी हो गया है ये, जिसमें प्रपोज किया उन्होंने कि वो पनिश कराया जाएगा पीपल को जो फाइल करेंगे फॉल्स केसेस बिफोर द एंटी करप्शन ombudsman। ठीक है, और प्रीलिम्स वालों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, ये तो मेंस वालों के लिए था कि एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसी बहुत अदर स्टेट्स भी हैं जिनमें प्रोविजन है प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट सच एरिंग पर्सन। तो एक पर्टिकुलरली आपसे बिहार के लिए नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें ऑलरेडी ये रूलिंग है, बट ये अभी रिसेंटली आया, बिहार ने लॉन्च किया। तो आप इतना कर सकते हैं कि जब आंसर लिखेंगे उस चीज़ पे, लोकपाल पे कोई आए या लोकायुक्त पे आए, तो आप जो बेसिक आपने पॉलिटी में पढ़ा है उसके बाद आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसका बड़ा मिसयूज़ हो रहा है, तो इसलिए बिहार असेंबली लेटेस्टली ये बिल भी लेके आई है। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, एक एडिटोरियल पे था, थोड़ा गला में प्रॉब्लम है। एक एडिटोरियल पे था, कोर्ट की जजमेंट आई है, हम लिखेंगे। देखिए आधार के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि आधार कितना वैलिड है। आपने देखा होगा रिसेंट बहुत डेथ्स हो रही हैं ड्यू टू स्टार्वेशन, क्योंकि प्रॉपर बेनिफिशरीज को नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा लेटेस्ट भी जनवरी 2021 में जब पिटीशन डाली गई थी कि रिव्यू कीजिए जो उनकी 2018 की जजमेंट थी। अभी सब डिस्कस करेंगे, थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आधार वैलिड है या नहीं, होना चाहिए या नहीं। तो उसको भी खारिज कर दिया गया, मतलब स्क्रैप कर दिया गया। उन्होंने कहा नल एंड वॉइड, मतलब कि नहीं, आपकी रिव्यू नहीं करेंगे हम। क्या था बेसिकली, कोर्ट ने जजमेंट दी थी 2018 में कि आधार को उन्होंने वैलिड कहा था। उन्होंने कहा था ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है इंडिविजुअल प्राइवेसी की, बट ऐसा कुछ नहीं है, वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स डिग्निटी में होगा, ठीक है। बट उन्होंने कहा था कि हम इसको अप्रूव करते हैं, अपहेल्ड करते हैं आधार प्रोग्राम को, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अलग चीज़ है, बट हम इसको अप्रूव करते हैं। ये एज अ मनी बिल भी अगर आया है तो तब भी अप्रूव किया है, फॉर द बेनिफिशरीज है तब भी इसको अप्रूव किया था। उसके बाद हम ये लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके फेलियर्स नहीं है, या आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन प्रोसेस में हम दखल नहीं देंगे, क्योंकि हम लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिड द राइट थिंग कि सीरियस एलिगेशन लगाई है बाय द पिटिशनर जो है, जिसमें 3 करोड़ राशन कार्ड्स वर कैंसिल फॉर नॉट बीइंग लिंक्ड विद द आधार डाटाबेस। तो उन्होंने कहा है कि ये चीज़ गलत है, सरासर गलत है, और उन्होंने इस केस को सुनने के लिए भी और रिव्यू करने के लिए भी हामी भर दी है। तो हम ये नहीं कहेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि आधार अपहेल्ड किया था 2018 में, उसके रिव्यू पिटिशन को कैंसिल किया था, बट इसका मतलब ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट उसमें ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने जो ये पिटिशन फाइल की गई वहाँ पे कि 3 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को उनके कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए जस्ट बिकॉज कि वो आधार से डेटाबेस से लिंक नहीं थे, तो उसकी वजह से स्टार्वेशन हो रही है सम स्टेट्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने लुक्ड वेरी सीरियसली इन दिस मैटर। उसके बाद हम लिखेंगे, बहुत प्यारी तरह लिखा है मैंने इसमें, और प्यारी तरह आप लिखेगा कि जो बेनिफिट्स अंडर पीडीएस, नरेगा, एलपीजी सब्सिडी रिक्वायरिंग इंडिविजुअल्स टू हैव द आधार नंबर, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, पर उसमें इनएफिशिएंसी और फेलियर्स जो हैं उसके, वो इनकन्वीनियंस और सफरिंग्स पैदा कर रहे हैं पुअर के लिए। देयर आर द रिपोर्ट्स जो शो करती हैं कि ऑथेंटिकेशन में फेलियर्स की वजह से डिले हो रहा है डिसबर्सल में बेनिफिट्स के, और कहीं पे डिसबर्सल में डिले हो रहा है तो कहीं पे डिनाइल भी हो रहा है, मना भी किया जा रहा है, क्योंकि उनके लेजिटिमेट बेनिफिशियरी के नेम्स नहीं मिल रहे हैं उनको। हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ने कहा था
द गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस्ड कि एग्जेम्पशन दी जाएगी, जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं उनको दिया जाएगा। अगर ऐसे कुछ फेलियर्स होते भी हैं हमारे सिस्टम में, तब भी बेनिफिशरीज को सब्सिडीज और बेनिफिट्स तब भी दिए जाएंगे डिस्पाइट ऑफ सिस्टम फेलियर्स। मगर हम फिर लिखेंगे कि बट रिपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट्स सच एज झारखंड फ्रॉम 2017, एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा कि झारखंड में 2017 में हमने देखा है कि देर हैव बीन स्टार्वेशन डेथ्स, भूख से जान गई है लोगों की बिकॉज ऑफ द डिनायल ऑफ बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज। उसके बाद हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि कंक्लूजन क्या है। देखिए कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर्स आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, बहुत लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है सच एज यूआईडी, उसमें ऑथेंटिकेशन फेलियर्स होंगे, माना हमने। क्योंकि जो मैनुअल और हार्ड लेबर है, आपने देखा होगा कि उनके फिंगरप्रिंट्स आर ससेप्टेबल टू चेंजेस, ठीक है। और कई बार ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं कि पीपल जो है वो अपना कार्ड लूज कर रहे हैं और उनको इसलिए बेनिफिट्स डिनाई किए जा रहे हैं। उसमें लिखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को शुड डू व्हाट दे शुड डू टू अलाउ ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन करें, ताकि जेन्युइन बेनिफिशरीज को डिनाई ना की जाए सब्सिडीज। और जो क्वेश्चन है फ्रॉड का कैन स्टिल बी एड्रेस्ड बाय यूज ऑफ अदर वेरिफिकेशन कार्ड्स और बाय डिसेंट्रलाइज की जाए डिसबर्सल सर्विसेज एट द पंचायत लेवल। जितना बताया, अगर क्वेश्चन आता है इतना लिखेगा आप आधार गैप पे कुछ भी। हकीकत बता रहा हूँ, नंबर मैं हूं तो 10 में से 10 दूं, मुझे नहीं पता क्या देगा, बट मोर देन एवरेज मिलेंगे आपको बाकियों से। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि एडिटोरियल पे ही था ये, कि वेदर इंडियन पॉलिटिक्स विल एवर ट्रांसेंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। बड़ा सुंदर मैंने इसका बनाया है, कुछ कुछ मार्क पेस्ट कॉपी पेस्ट करके, ध्यान देखिए इसको क्या है कि स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि कहा जाता है कि कास्ट प्रिविलेज जो है ना, वो ऐसा मेरिट, मतलब अगर हम मेरिट की देखें तो मेरिट तो एक, अगर मेरिट के बेसिस पे अगर हम चुन के लाएं लोगों को पॉलिटिक्स में, तो वो तो गाइडिंग लाइट की तरह काम करेंगे और जो आइडेंटिटी है वो बायस्ड लेंस बन जाता है, ठीक है। तो वन सॉल्यूशन जो दिया जाता है कि इज द रिमूवल ऑफ द कास्ट कॉलम फ्रॉम ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म्स। फिर हम रिसेंट एग्जांपल देंगे कि कमल हसन जो हैं द लीडर ऑफ, उसमें हीरो ना लिखेगा, उसमें लिखेगा द लीडर ऑफ मक्कल निधि मयाम स्टेटेड दैट हिज पार्टीज एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भी खड़ा होना चाहता है हमारी तरफ से, उस पार्टी का जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है उसमें कोई कॉलम ही नहीं है कास्ट का। प्रोज लिख दिए, अब कॉन्स लिखेंगे कि देखिए जो कास्ट प्रिविलेज एंजॉय करते हैं विल नो डाउट डिमांड करेंगे कि कास्ट शुड नॉट बी अ डोमिनेंट डिटर्मिनेंट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बट अगर आप बिलोंग करते हो डोमिनेंट कास्ट को, तो उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है एंड सेल्फ सर्विंग हो जाता है इस डिमांड को मानने में। बट द फील्ड जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा जो डोमिनेंट कास्ट है, बट ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इट इज़ फार फ्रॉम लेवल। क्यों? क्योंकि ये इतनी अनइवन है कि जिन लोगों को पुश डाउन करा गया है स्लोप से, मतलब धकेला गया है ज़िंदगी में हमेशा, और चाहा गया है कि वो हमेशा नीचे हैं तो जूती ही रहें, तो उसने कहते हैं कि दे विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड unless they are specifically identified and representatives of their communities gain the power to speak for themselves। जब तक उनको आइडेंटिफाई अलग से नहीं किया जाएगा और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं चुने जाएंगे और उनको पावर नहीं दी जाएगी स्पीक करने की, तो वो कभी भी उस नरक से नहीं निकलेंगे। कहते हैं कि अगर आप दलित हो ना, व्हेन यू आर दलित, लिखिएगा ये, बिल्कुल कोई गलत नहीं है इसमें जो मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है कैसे अटेम्प्ट करना होता है, यू कैन राइट। कहते हैं व्हेन यू आर दलित इट मैटर्स दैट यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय समवन हु शेयर्स योर लाइव्ड एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि अगर आप दलित है ना, तो आप चाहेंगे कि मेरा कोई नेता, मेरा ही भाई आए जिसने जिंदगी जी हो जो मैं जी रहा हूँ। क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है वो ऐसे मार्जिन पे जीती है, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ इकोनॉमिकली, सोशली भी, पॉलिटिकली भी हम ऐसा बुरी तरह जी रहे हैं, तो वो ऊपर आए। तो और आप एग्जाम्पल दीजिएगा क्या नाम है इंटरनेशनली भी, कि ये अलग नहीं है। अफ्रीकन अमेरिकन भी हमने देखा है कि वो अपने ही आइडेंटिटी के आदमी को वोट देते हैं। वुमेन भी ज़्यादातर हमने देखा है फॉरेन में वुमेन कैंडिडेट्स को वोट देती हैं। ये लिखने के बाद आप कंक्लूजन लिखेगा कि एलिमिनेशन होना चाहिए कास्ट का। वो रिक्वायर्ड, अगर आपने एलिमिनेशन करना है तो हमें चाहिए डिसमेंटलिंग ऑफ एडिफिसेस ऑफ पावर। एडिफाइस होता है जो ये पावर सेंटर्स बन जाते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पावर सेंटर जो बन जाते हैं एक कुछ लोगों के हाथ में, उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। और हमें एम्पावर करना पड़ेगा जो अनसीन है आज तक, जिनको हमने कभी पूछा ही नहीं था, उनको एम्पावर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी का इसमें एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट, खत्म करना कास्ट सिस्टम को कहा था, बट उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनको पॉलिटिकल एक्शन के बाहर रखो।
उन्होंने कहा था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन वी क्रिएट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट। हम अगर ऐसा क्रिएट करेंगे जो अफर्म करेगा मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटीज को विद विगर एंड कॉन्फिडेंस। हाँ, इतना लिखेगा, बहुत है, लिटरली बहुत है। और इससे ज़्यादा करने की आज कुछ ज़रूरत नहीं है, पूरा कवर कर लिया गया है। बस आप जितना मैं करा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसको अच्छी तरह ब्रश अप कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।